हाय नर्सेज, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसे कि आपको पता है, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस पे हमेशा नर्सिंग के रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आती हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत बारी मुझे स्टूडेंट्स ने बोला, आज फाइनली वो टॉपिक रेडी है और आज ही सुबह अपनी क्लास में पढ़ा के हटी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे भी आपको इस टॉपिक को टीच करा जाए। और ये टॉपिक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, अच्छे से ये आना चाहिए। एनक्लेक्स में तो हम हर दूसरे तीसरे एनक्लेक्स में इस पे केस स्टडी देखते हैं। आज इस टॉपिक का एक एक पॉइंट जो है वो मैं खोल के आपके सामने रख दूंगी इस तरह से। इसके बाद अगर आपको सीओपीडी पे कभी कोई केस स्टडी या क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी अपने टेस्ट में सीओपीडी को लेके तो एटलीस्ट फेल नहीं होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रॉनिक डिसीज़ क्या होती है। एक्यूट डिसीज़ वो होती है जो कि 3 महीने तक ही रहे, एक तो एकदम से हो, एक्यूट ऑनसेट है, और 3 महीने तक ठीक हो जाए, वो एक्यूट डिसीज़ में आप लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। यानी कि जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो अगर 3 महीने से पुरानी हिस्ट्री है डिसीज़ की तो वो एक्यूट होगी। लेकिन जैसे ही ये 3 मंथ्स के अबव जाती है उसको हम क्रॉनिक में कंसिडर करते हैं। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि जो हम यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की किसी की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी डिसीज़ यानी कि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती हैं और वो क्रॉनिकली रहती हैं, तो इस डिसीज़ को हम लोग सीओपीडी बोलेंगे। अब सीओपीडी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो। एक डिसीज़ होती है एम्फाइजीमा और सेकंड होती है ब्रोंकाइटिस। अब एम्फाइजीमा जो है, बहुत सारे लोग ना इसको एम्पाइमा के साथ कंफ्यूज करते हैं। देखिए, एम्पाइमा जो है ना, जिस शब्द में पी वाई वर्ड आ गया, पाई, उसका मतलब है पस। तो पस इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एज एम्पाइमा, जबकि एम्फाइजेमा कुछ और होता है। एम्फाइजेमा जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो प्रॉपरली काम कर देना बंद कर देती हैं, क्योंकि हमारा सारे का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाने पे काम करता है, मतलब इस प्रिंसिपल पे काम करता है। आप देखिए ना, जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो आप अपने लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, और वो कौन करता है? मसल्स। तो इससे क्या होता है कि हम लंग्स का इंटरनल प्रेशर डिक्रीज करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हाई है हमारे लंग्स के कंपैरेटिवली, उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाए। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम अपने लंग्स को स्क्वीज करते हैं, वी इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स, ताकि जो एयर है यानी कि CO2 है वो एटमॉस्फेयर में निकल जाए। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है लंग्स में, दैट इज ड्यू टू द मसल्स। एंड हमारा जितना भी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई का सिस्टम है, वो सारा सिस्टम ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है जैसे आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। अब इसी सिस्टम के फेल हो जाने को हम लोग एम्फाइजीमा बोलते हैं। तो एम्फाइजीमा हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सिस्टम है, या जो हमारे लंग्स के मसल्स हैं, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? ये ना सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट में हेल्प कर रहे हैं, बट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, धूल मिट्टी कोई भी हमारे लंग्स में जाती है तो हमारे लंग्स कुछ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा जो लंग्स का सिस्टम है उस म्यूकस को ऊपर प्रोपेल करके उसको एक्सपेक्टोरेट करने में भी हेल्पफुल होता है। तो टेक्निकली वो वाला सिस्टम भी इसमें ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से इस पेशेंट में ब्रोंकाइटिस भी रहता है। तो सीओपीडी दो डिसीजेस का कॉम्बिनेशन है, एम्फाइजीमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये दोनों ही डिसीजेस इस पेशेंट में आपको मिलेंगी। क्योंकि ये क्रॉनिकली चलता है और इसका कोई नोन क्योर जो है वो नहीं है, तो इसलिए इस पेशेंट को हम पैलिएटिव केयर के तौर पे देखते हैं। तो सीओपीडी का एक ऑल्टरनेटिव नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लॉटर। तो अपने एग्जाम में ये बात याद रखना कि सीओपीडी का दूसरा नाम ब्लू ब्लॉटर भी हो सकता है, और एम्फाइजीमा का दूसरा नाम होता है पिंक पफर। तो अगर कभी एग्जाम में ब्लू ब्लॉटर या पिंक पफर लिखा हुआ दिखा तो किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है। पिंक पफर एम्फाइजीमा, सिर्फ एम्फाइजीमा है पेशेंट में, विच इज़ अ सेपरेट डिसीज एंटिटी, और जो दूसरा अपना हो गया ब्लू ब्लॉटर, वो हो गया अपना ये सीओपीडी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा है कि सीओपीडी जो है इसमें पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो जाती है, क्रॉनिकली रहती है। पल्मोनरी इनसफिशिएंसी का मतलब ना तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में प्रॉपर्ली जा रहा है, ना CO2 प्रॉपर्ली बाहर निकल रही है, तो जिसकी वजह से ये पेशेंट क्रॉनिक साइनोसिस में रहेगा। इसके अगर आप ABG सैम्पलिंग लेते हो तो उसमें आपको PO2 का लेवल जो है वो कम ही हमेशा दिखेगा।
साइन एंड सिम्टम्स और क्या क्या होते हैं? एक तो ये पेशेंट हमेशा कफ करते रहता है क्योंकि इसके लंग्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बोला कि ब्रोंकाइटिस। तो अगर वो स्पूटम लंग्स में पड़ा रहेगा तो वो रिफ्लेक्स आपको बोलेगा ना कफ करने के लिए, तो इस पेशेंट को क्रॉनिकली कफ रहता है। इसके साथ साथ ये वाला जो पेशेंट होता है, ये कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक बार में फिनिश नहीं कर सकता। थोड़ा सा चलेगा फिरेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो वहीं पे इसकी सांस फूलने लग जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। जब आप स्टेथोस्कोप लगा के इसके लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको पूरे लंग्स में वीजिंग सुनाई देंगी, या बेस ऑफ द लंग्स में आपको क्रैकल्स भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिकली म्यूकस जो है वो एयरवेज में फंसा हुआ है। इसके साथ साथ ये वाला जो पेशेंट होता है, इसमें वेट लॉस बहुत होता है। अब वेट लॉस क्यों इस पेशेंट में हो रहा है? आप सोच के देखिए ना, क्या आप सांस सोच के लेते हैं? नहीं, आप कोई भी सांस बिना सोचे ही ले लेते हैं, क्योंकि आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। लेकिन इमेजिन करिए इस पेशेंट के बारे में, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए। अब इस केस में क्या होता है, इस पेशेंट को हर एक सांस निकालने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, हर एक सांस को अंदर लेके जाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब तक ये एफर्ट वाली ब्रीदिंग नहीं करेगा तब तक इसका गैस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो मेंटेन नहीं हो रहा, और आप इमेजिन करिए कि एकदम से आपके लंग्स जो हैं वो सेमी पैरालिसिस की स्टेट में चले गए, तो जो लंग्स हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड रहेंगे इस केस में। क्योंकि जब आपके लंग्स बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हायर देन द पल्मोनरी प्रेशर। तो उसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की सारी एयर जो है वो लंग्स में एंटर हो जाएगी। जब हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट करते हैं ना, तो हम हमेशा एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर देखते हैं पेशेंट का, इंच टेप लेके, राइट। तो इस पेशेंट में जो एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है ये सेम हो जाएगा। एक हेल्दी बंदे में ये 2:1 होता है, या 1:2 लगा लो, लेकिन एक COPD वाले पेशेंट में ये 1:1 होता है, यानी कि आगे का जितना डायमीटर साइड में उतना ही डायमीटर। इसीलिए इस पेशेंट की छाती यानी कि चेस्ट आपको गोल दिखेगी, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैरल चेस्ट। ये काफ़ी बड़ा साइन है इस पेशेंट में। इन एडिशन टू दिस, ये वाला जो पेशेंट होगा ना, इसमें जब आप चेस्ट को इंस्पेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पेशेंट हमेशा एक्सेसरी मसल्स यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए। इंसान एक्सेसरी मसल तभी यूज़ करता है जब उसको ब्रेथलेसनेस हो रही हो। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, कभी भी रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री में ये ज़रूर पूछें कि कहीं आप एथलीट तो नहीं हैं। अगर एथलीट हैं तो एथलीट नॉर्मली एक्सेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग यूज़ करते हैं। एथलीट्स में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्सेसरी मसल्स जो हैं वो यूज़ हों। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान, जैसे मेरे जैसा, आपके जैसा, जो कि एथलीट नहीं है, अगर वो इंसान एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि ये पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो पेशेंट होगा, इसको आम इंसान के जैसे सांस नहीं आएगी कि आप लेट के सांस ले सकते हो, आप एक्टिविटी करते हुए आराम से सांस ले सकते हो। इस पेशेंट को उठ के बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो रात को नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही फ्लैट लाई करता है वैसे ही ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करेगा यूँ। ऐसा करने से इसकी पूरी ब्रेथ जो है वो निकलेगी। आप भी करके देखिए, आपके लंग्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो इसको फोर्स्ड एक्सपायरेशन कहते हैं, और इस पेशेंट को अगर जिंदा रहना है तो इसको इसी तरह से ब्रीथ करना पड़ेगा। जब आप इसका चेस्ट एक्सरे लेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे और बैरल चेस्ट दिखेगा। इसके साथ साथ ABG सैम्पलिंग लेंगे तो आपको इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होता है जब हमारे ब्लड में PCO2 का लेवल 45 के अबव हो जाता है। इफ़ यू नो, मैंने अपनी YouTube पे एसिड बेस बैलेंस की वीडियो डाली हुई है, अगर आपने पहले देखी हुई है तो आपको पता होगा कि PCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 होती है, एंड CO2 इज़ एन एसिडिक गैस। अगर इसका लेवल 45 से ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो चलिए, अब साइन एंड सिम्टम्स हो गए हैं, अब बात करते हैं कि इस पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी।
देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में एक तो इस पेशेंट के वाइटल्स बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि इस पेशेंट में फीवर हो सकता है ब्रोंकाइटिस की वजह से, और वैसे भी टैकीकार्डियक हो सकता है ये पेशेंट, इसका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ये जाता ही है। दूसरी चीज़ इसके एबीजी सैम्पलिंग कंटिन्यूसली ऑब्वियसली होती है ये देखने के लिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो कितने लेवल का है, और इसके साथ साथ पल्स ऑक्सीमेट्री इसको हम अटैच करके रखते हैं। अब पल्स ऑक्सीमेट्री से एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आती है एंड आई रियली वांट टू टेल यू, इट इज़ दैट जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है ना, इसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है ना 88% तक आपको कुछ रिएक्शन नहीं देना है खास वाला, क्योंकि इस पेशेंट में 88% तक की सैचुरेशन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर इस पेशेंट में 88% से नीचे सैचुरेशन चली जाती है देन यू मस्ट टेक एन एक्शन, यू शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर। ये बहुत बारी एनक्लेक्स में आपको क्वेश्चन आता है कि 88% से नीचे सैचुरेशन है तो क्या करेंगे। बहुत बारी ऐसे भी डाल देते हैं कि सीओपीडी का पेशेंट आया उसकी सैचुरेशन 89% है तो क्या करेंगे। अगर 88% तक है तो कुछ नहीं करना, कीप ऑन ऑब्जर्विंग द क्लाइंट, लेकिन 88% से नीचे जाती है तो येस यू शुड डू सम एक्शन इमीडिएटली, राइट। तो ये याद रखना, क्योंकि नॉर्मल इंसान की जो सैचुरेशन होती है वो 95 to 100% के बीच में होती है। अब इस पेशेंट में कंटिन्यूस चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो जाती है, बाकी के रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट जो है वो भी इस पेशेंट को जाते हैं। स्टीम इनहेलेशन इनके लिए काफ़ी अच्छा काम करती है क्योंकि म्यूकस जो जमा हुआ है लंग्स में वो लूज होकर बाहर निकलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीओपीडी से एनक्लेक्स आपको पूछेगा दैट इज कि इस पेशेंट की डाइट क्या रहती है। डाइट पे बहुत ज़्यादा सीओपीडी में से क्वेश्चन आता है। तो सीओपीडी जो होता है इसमें जो डाइट पेशेंट लेगा, सबसे पहले याद रखो हाई कैलोरी। किसी भी ऐसी डिसीज कंडीशन में जिसमें पेशेंट का वेट लूज हो रहा है आप लोगों को हमेशा हाई कैलोरी डाइट देनी है। तो इस पेशेंट में जो हाई कैलोरी डाइट हम लोग देंगे वो हम कार्बोहाइड्रेट से पूरी करेंगे। एक तो वैसे ही ये पेशेंट एनोरेक्सिक रहता है क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन है तो खाने पीने का मन नहीं होता। दूसरी चीज़ वेट लॉस हो रहा है क्योंकि हर सांस ध्यान से लेनी है ना। तो इस केस में हाई कैलोरी याद रखना, लेकिन ये कैलोरीज फैट से पूरी नहीं करनी क्योंकि फैट वाली डाइट हैवी होती है, वो इसके स्टमक में रहेगी बहुत ज़्यादा देर तक डायाफ्राम को और भी डिस्प्लेस करेगी और फर्दर ब्रेथलेसनेस होगा। तो इस पेशेंट में डाइट तो हाई कैलोरी देनी है लेकिन हाइड्रेट वाली, और इसके साथ साथ इस पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे। प्रोटीन इसलिए क्योंकि वो वेट लॉस नहीं होने देते जल्दी, और हाई विटामिन डाइट क्योंकि एनोरेक्सिया की वजह से मे बी ही इज़ नॉट टेकिंग विटामिन प्रॉपरली। और इसमें फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे। कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें इंक्रीज करते हैं। कोई भी ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसमें के जो म्यूकस है वो एयरवेज को चिपका हुआ है एंड योर गोल इज टू रिमूव दैट म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज, यू ऑलवेज हैव टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। तो इस केस में भी हम लोग फ्लूइड इनटेक जो है वो इंक्रीज करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं पेशेंट को जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, जैसे कि अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होंगे, म्यूकोलाइटिक मेडिकेशंस जो कि म्यूकस को रिमूव करने में हेल्पफुल होती हैं, ब्रोंकोडाइलेटर में भी बिकॉज इट हेल्प्स इन एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस इन मोर एफिशिएंट वे। तो ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखना, इन पेशेंट्स में कभी भी एंटीटसिव यानी कि खांसी को, कफ को रोकने वाली या कफ सप्रेसेंट जिसको आप बोल देते हो, वो दवाइयाँ नहीं देते हैं। एक सीओपीडी में नहीं देते हैं, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं देते हैं, एस्थमा में भी नहीं देते हैं और निमोनिया में भी नहीं देते हैं। तो ये डिसीज़ कंडीशन में कभी भी एंटीटसिव मेडिकेशन नहीं देने हैं। नर्सेज प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पेशेंट में आप एंटीटसिव मेडिकेशन दे दोगे, पेशेंट का तो बेचारे का पहले ही म्यूकस नहीं निकल रहा, एंटीटसिव मेडिकेशन लेने के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है एंटीटसिव मेडिकेशन दे दो तो आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। और इन एडिशन टू दिस एक और बात याद रखना, ये पेशेंट क्योंकि क्रॉनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो घर पे इसको नेजल प्रोंग लगते हैं, ये हर टाइम अपने साथ अपनी ऑक्सीजन लेके घूमता है ये पेशेंट। इसको अगर 88% तक सैचुरेशन है तो हम लोग नेजल प्रोंग से ही ऑक्सीजन देते हैं। अगर 88% से नीचे हो जाती है तो फिर हम वेंचुरी मास्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी देखना जब 88% से नीचे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे ना एग्जाम में, तो उसमें वेंचुरी मास्क का ज़रूर आपके पास ऑप्शन होगा और आपने वो ही टिक करना है।
लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 88% तक की इस पेशेंट में सैचुरेशन रहती है तो हम लोग फिर नेजल प्रॉन्ग से ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं? वाई वी आर नॉट अटैचिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉन रीब्रीदर फेस मास्क या पार्शियल रीब्रीदर। वेल, ये जानने के लिए तो आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन करनी पड़ेंगी। तो आज हमने COPD टॉपिक में काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन जाते जाते 2-4 नर्सिंग प्रिकॉशंस मैं बता जाती हूँ जो कि NCLEX RN में आ चुकी हैं। एक तो इस पेशेंट के घर में हम लोग सैटिन की बेडशीट और सैटिन के पिल्लो कवर यूज़ करेंगे, डोंट यूज़ कॉटन बेडशीट एंड पिल्लो कवर। मॉपिंग होगा फ्लोर पे, वो भी वेट। कभी भी ड्राई स्वीपिंग जो है वो नहीं करनी है जिससे धूल उड़ती है। नो पेट्स आर अलाउड बिकॉज उनके डेंडर से एलर्जी हो सकती है। घर में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने स्मोक करना है तो वो घर के बाहर जाके करे। इसके साथ साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में पेशेंट को बाहर नहीं जाना होता, और पोलन्स वाले वेदर में फेस मास्क पहन के जाएं और अपनी मेडिसिन जो हैं वो टाइम पे लेते रहें। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो उससे दूर रहें। आई होप आज का COPD का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक्स तो फिर रोज़ वहाँ पे हम लोग लर्न करते रहेंगे। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस और बन जाओ नर्सिंग में चैम्पियन, नॉट ओनली फॉर NCLEX RN। आप ज़िंदगी में कोई भी टेस्ट दोगे कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि ये नवकिरण की क्लासेस हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर नर्सेस।